नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर चल रही जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आईबी ने दावा किया है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में राज्य में दाखिल हो सकते हैं। इन लोगों ने एक दर्जी को वर्दी सिलने का ऑर्डर दिया है। वहीं 3 मई से चल रही हिंसा के बीच पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल देने की अपील की है। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने एक ट्वीट करके राज्य के हालात सीरिया जैसे बताए, जिसे लेकर वीपी मलिक ने ऐसा बयान दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा, मैं मणिपुर में एक साधारण भारतीय हूं जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूं। राज्य अब स्टेटलेस है। जिंदगी और संपत्ति को कोई भी कभी भी खत्म कर सकता है। एक सैन्य अधिकारी का ऐसा कहना बहुत दुख की बात है। राज्य के हालात पर सरकार के टॉप लेवल को तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर मणिपुर की ये हिंसा पर सरकार कब कोई ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि केंद्र के दखल के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे कि मणिपुर में सीआरपीएफ लगने के बावजूद भी क्यों हिंसा हो रही है। एक और बीजेपी केंद्र सरकार की विदेश नीतियों की सराहना करते हुए लगातार नहीं थकती, तो दूसरी तरफ देश के एक राज्य में लगातार हो रही हिंसा पर काबू ना पा पाना, ये भी अपने आप में बड़े सवाल केंद्र और राज्य सरकारों पर खड़े करता है। तो आपको बता दें कि मणिपुर में बार बार लगातार हिंसा हो रही है। बीते रोज केंद्र में एक राज्य मंत्री के घर को भी निशाना बनाया गया। इम्फाल में बीजेपी नेताओं के घरों को जलाने की कोशिश कल भीड़ ने की। केंद्रीय मंत्री का घर भी पहले से आग की भेंट चढ़ाया जा चुका है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मणिपुर में लगातार गाड़ियां, किताबें, फाइलें, सब कुछ खाक हो रहा है। और अब जिस तरह से पूर्व सेना प्रमुख ने मणिपुर के हालातों की तुलना सीरिया जैसे देश से की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत और ज़्यादा गंभीर मंथन करते हुए कड़े कदम उठाने चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी मणिपुर में हालात काबू नहीं आ रहे। हथियारबंद विद्रोहियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भटनागर साहब बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ साधना शर्मा जी
वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुकी हैं और विजय डोगरा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत भटनागर साहब आपके साथ। पूर्व सेना प्रमुख ने एक ट्वीट करके हालात मणिपुर के सीरिया जैसे बता दिए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक सैन्य अधिकारी जो कि सेना के प्रमुख रहे हैं, वो इस तरह का अगर ट्वीट कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि मैं एक भारतीय के नाते ये स्थिति देख रहा हूं, क्या कहेंगे भटनागर साहब? जी जी साहब, सबको नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ा रिपीट करेंगे एक बार दोबारा, जो आपने क्या पूछा था? सवाल ये है भटनागर साहब कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने जो कि सेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके मणिपुर के हालातों की तुलना सीरिया जैसे देशों से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मुझे एक भारतीय होने के नाते ये लगता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर में जो हालात हैं वो सीरिया जैसे होते जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी और गंभीर बात है। क्यों केंद्र सरकार मणिपुर के हालातों पर काबू नहीं पा पा रही? सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद क्यों वहां पर हिंसा नहीं रुक पा रही? बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा इस विषय पे क्या कहूँ। मैं अगर एक जनरल ने देश के पूर्व जनरल ने अगर कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ के बोला होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पर कि कोई टीका टिप्पणी करूं या मैं उसको कोई सफाई पेश करूं। बिल्कुल उन्हें कुछ अपनी निगाहों से कुछ चीजें लगी होंगी, उन्होंने से टीका टिप्पणी करी और बोला है। मगर मलिक साहब ने यह भी देखा होगा कि गृह मंत्री खुद वहां पे 3-4 दिन रह के आए, अब स्थितियों को ठीक करके आए। ये नई चीज जो आई है, आपने तो पूर्वांतर पहला वाला भी देखा है कि वहाँ क्या स्थिति थी, चाहे मणिपुर हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो। हमने कंडीशन वहां की देखी भी है कि सरकारें जो है मौन बैठी रहती थी। कम से कम इस सरकार ने पूर्वांतर में आतंकवाद, बोडो सबको खत्म करने की पूर्ण कोशिश करी है और कई हद तक इस पे लगाम लगाने का काम भी किया है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरी चीजें आप जो मणिपुर के बारे में कह रहे हैं, मणिपुर में ठीक है कंडीशन, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वहाँ पे काफी ज्यादा एक दो समुदाय में जो दंगा फसाद चल रहा है, उस पर सरकार ने ये नहीं कि लगाम नहीं लगाई, लगाम भी लगाई, पूरी कोशिश भी करी, वहां बैठकें भी करी, उनके बीच में बैठे भी, खुद जाके स्वयं गृह मंत्री भी। मगर स्थितियां दोबारा वापस जो लौट के आ रही है, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री है या देश के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री उस चीजों को बारीकी से नहीं देख रहे, गृह सचिव नहीं देख रहे। सब चीजें में देश के कोने पे पूरी माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय गृह मंत्री हो, सबकी बारीकी से निगाह है और बहुत जल्दी सामान्य होंगे सब चीजें। हमें भी वहां के लोगों को ये चीजों को प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए कि देश में सब चीजें अराजकताएं ठीक नहीं है। ठीक है, जातिवाद और जातिगत सब कुछ चलता रहता है, मगर कोई हिंसा या किसी के घर में आग लगा देना, गाड़ियों में आग लगा देना, ये नहीं है। मगर ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस लिए काबू में नहीं आ रही, वो भी सरकार बहुत जल्दी ही आपके माध्यम से ओपन करेगी कि क्या कारण है जो ये चीजें दोबारा से वापस आए। ठीक है, डोगरा जी क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो हम मुद्दा है, देश की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि मणिपुर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 45 दिन आज बढ़वाइएगा, आवाज कम आ रही है। ठीक है, उस दौर के चलते आज एक जो बयान अभी एक्स आर्मी चीफ साहब का आया है, उस ऐसा लगता है कि व्यथित लोग हैं। देश में जिस तरह से वहाँ जो घटनाक्रम घट रहा है, वहाँ जान माल का नुकसान हो रहा है, वहाँ कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के घर फूके जा चुके हैं, कितने लोगों का वहाँ नुकसान हुआ है, वो बड़ा चिंता का विषय है जी। लेकिन चिंता का विषय ये भी है कि अगर पूर्व सेनाध्यक्ष अगर कोई बात कर रहे हैं तो बहुत ही चिंता का विषय है। और वहां पे अभी तक मैं 1-2 दिन पहले एक छोटी सी एक बच्ची का एक पोस्ट पढ़ रहा था, जिसने कहा कि इतने घर वहां बर्बाद हो गए, इतने लोग वहां
असहाय हैं, वहां पूछने वाला कोई नहीं। और जब ये हिंसक हिंसक घटनाएं शुरू हुई थी उस समय हमारी जो देश की मुक्केबाज है मैरी कॉम, उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि हमें यहाँ बचाओ, और जिस तरह का माहौल वहां पैदा हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ये देश की सरहदों के बीच अगर इस तरह की बात चली और 45 दिन से हम लोग उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए, ज्यादा चिंता का विषय। और आर्मी चीफ साहब क्योंकि प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, उनको भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जी तो उस बच्ची की जो चिंता थी, जो उसने एक स्लोगन पकड़ के उसने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, उसको देखते ऐसे लग रहा था कि ये हमारा देश अब किस तरफ चल रहा है और हम लोग इसके ऊपर अंकुश लगाने में कहाँ नाकाम है। हमारी जो फोर्सेस, हमारी जो सेनाएं हैं, सेनाएं सरहदों की रक्षा तो करती है, लेकिन ये जो राज्यों के अंदर जिस तरह का माहौल अब मणिपुर में बना हुआ है, उसके ऊपर समूचे राजनीतिक दलों को एक होके उस समस्या के समाधान के लिए हमें काम करना चाहिए। और उन लोगों के साथ जो लोग वहां फिरका प्रस्त हैं, जो देश की, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये मणिपुर में सबसे बड़ा कुठाराघात है, और इसके ऊपर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। हम लोगों को राजनीतिक द्वेष न रखते हुए हम लोगों को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के एक इमरजेंसी मीटिंग हमें करके इन प्रदेश का जो हालात वहां मणिपुर में बने हुए उसके ऊपर कोई ना कोई ठोस रणनीति के साथ हमें काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये अच्छी बात कही कि राजनीति ना करके एक साथ ठोस रणनीति पर काम करने की जरूरत है। हालातों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत उचित कदम उठाने चाहिए। साधना शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। एक और पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है, लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर जैसा राज्य पिछले 1 महीने से जल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत गलत है। 3 मई से जो हिंसा, ये इनकी एकता रैली निकाली तो गई थी, एकता रैली, और उस रैली में ही इन्होंने हिंसा शुरू कर दी। बहुत गलत बात है, और किसी भी इन चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे आगे लोकसभा का इलेक्शन है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो उनको थोड़ा सा धैर्य से उन लोगों को बिठा के बात करनी चाहिए कि दोनों समुदाय की इनकी जो लड़ाई है, वो कितने भी बहुसंख्यक हों और चाहे अपना वो दूसरा अधिकार मांग रहे हों, तो या तो उनको बिठा के बात करें। ऐसी हिंसा से तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जल जाना, गाड़ियों का जल जाना, तो ये तो गलत बात है। इनके ऊपर उल्टा साइन लगाना चाहिए इनके ऊपर कि आप यहाँ पे हिंसा फैला रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जला रहे हैं और गाड़ियों को जला रहे हैं। इनके ऊपर उल्टा जब कानून लगेगा ना, और इनका इन पे फाइन लगाया जाए इन बातों के लिए, तब ये मेरे ख्याल से सही होंगे। कि कोई भी हिंसा को सख्ती से नहीं निपटा जाएगा तो ये पूरे मणिपुर को जला देंगे। चूरा चांदपुर जगह है ये जहाँ पे हुआ है, और ये मणिपुर जो है ये पूरा फुटबॉल जैसा है। इधर एक तरफ तो इसका ये म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ ये लगता बांग्लादेश लगता है, और वहाँ की भी शरणार्थी इधर आ जाएंगे। लेकिन कोई भी जगह जब कमजोर होती है तो वहाँ से उसको दूसरी जगह कब्जाने वाले लोग आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा जब हिंसा बढ़ेगी वहाँ पे, तो उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा, भारत को ही उठाना पड़ेगा। तो इसमें तो एक महीने तक राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, तभी जल्दी से उसको खत्म करना चाहिए था। क्योंकि ज्यादा बात बिगड़ेगी तो उधर से चाइना भी आ सकता है, और बांग्लादेश तो है ही है, म्यांमार है, सब आंखें गलाए बैठे हैं इसके ऊपर कि कितनी इस पे राजनीति करी जाए, कितना इसको और बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के बजाय इससे गृह मंत्री गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इतना ज्यादा जो होना चाहिए था। वही सीरिया जैसे हालत हो, उससे पहले ही इस पे एक्शन लेना चाहिए और ज्यादा अराजकता ना फैले वहाँ पे। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वहाँ शांति फैलेगी। तो जहाँ आरक्षण का उनका मुद्दा है कि वो चाहते हैं बहुसंख्यक हैं और उनको ये इसमें ना अनुसूचित जनजाति में ना बुलाया जाए, तो इसके लिए कुछ परसेंटेज बिठाया जा सकता है कि इतने लोगों को करेंगे परसेंटेज इतना। उसमें भी तो बहुसंख्यक जो नैतिक जाति है उसमें जो गरीब लोग हैं उनको दे दीजिए वो आरक्षण, ना दिया जाए सबको।
तो ऐसे तो उसको कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। और ये बात तो बैठ के ही हल होगी, दोनों समुदायों को बुलाया जाए, गृह मंत्री बुलाएं, उनके नेताओं को बुलाएं, जो ये दोनों समुदाय के लोग हैं, नागा जाति और ये नागा कुकी और ये मैती जाति, दोनों की जो वो हैं प्रेसिडेंट, उन्हें बुलाया जाए, उनको बैठ के बात कराई जाए, तभी थोड़ा हल निकलेगा। नहीं तो अराजकता से तो कोई काम होना नहीं है। बिल्कुल। कहीं तो वो दूसरी तरफ एकता रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हिंसा कर रहे हैं, तो इससे कोई काम होने वाली है। शक्ति तो सब गवर्नमेंट हमारी है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की नहीं चलेंगी। भटनागर साहब, आपके पास आऊंगा। साधना शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह गए थे मणिपुर, लेकिन जितने जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो शायद उतने नहीं उठ पाए। केंद्र सरकार के कदम अभी नाकाफी दिखाई दे रहे हैं मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए। अगर बाकी चीजें अगर ये है कि देश का खुद स्वयं गृह मंत्री जाके जहाँ हिंसा चल रही है या हिंसा हो रही थी वहाँ पे स्वयं जाके बैठ के 3 दिन में हर चीज का 3-4 दिन तक बैठ के जांच और मुआयना मीटिंग करना, ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में कठोर नहीं है या गंभीर नहीं है, ये कहना मैं कहूँगा उचित नहीं होगा आप लोगों के लिए भी। अगर ये मंशाएं होती तो खुद देश के खुद गृह मंत्री वहाँ ना जाके बैठते और साथ में गृह राज्य मंत्री और विदेश सचिव जो है, सॉरी क्या नाम, राज्य सचिव है या केंद्र सचिव, सबको लेके वहाँ बाकायदा बैठे, सभी समुदाय से बात भी करी। जो मार्च के बारे में जो कह रही हैं हमारी बहन, वो भी सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। मगर जो चीजें वापस बैक आई हैं वो क्यों वापस बैक आई है, बिल्कुल सही कहा कि कई सारे बॉर्डर लगता है। मणिपुर पे तो वैसे भी चाइना का हर समय निगाह रहती है उससे, और वो दावा बार बार करता है, कभी नक्शे में कर लेता है, कभी नक्शे से बाहर कर देता है। वो भी चीजें ज्ञात हैं और वो भी चीजें हमने देखी हैं, सुनी भी है, सब कुछ है। मगर ये नहीं कि देश के जितना भी मंत्रिमंडल है या माननीय प्रधानमंत्री, सबकी बारीकी से निगाहें, और 1-2 दिन में आपको कुछ खबरें अच्छी मिलने वाली है कि सरकार ने क्या कठोर कदम। अभी चीजें नई पता लगी है कि कुछ संगठनों ने वहाँ पे पुलिस की वर्दी सिलवाई है, कुछ ऐसा काम किया है, उससे ही बारीकी है, सबकी इंटेलिजेंस की निगाह है कि वहाँ क्या चल रहा है। और हिंसा को लेकर सारे चिंतित हैं और बहुत 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी पॉजिटिव खबरें आएंगी। हमें आपको बहुत उम्मीद इस चीजों को रखनी चाहिए। और काफी बहुत लंबा खिंच गया, इतना लंबा नहीं खिंचना चाहिए था। वो भी कहीं बहुत ज्यादा रईस लोग नहीं है, जनजाति अनुसूचित जनजाति वाले, और वो इतना ज्यादा उनके साथ। बिल्कुल, देखिए धरातल और पूर्वांचल और पहाड़ी ये बड़ी सी समस्या होती है, घर दूर दूर होते हैं, हमें तो आपको पता है। अगर हम राजधानी के नजदीक बैठे तो उत्तराखंड में परिवार या घर किस तरह बसे वो भी दिखा है। जो जिन चीजों का जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं। ये परिवार जो दूर दूर रहते हैं उन पर हिंसा, और आगे भी जो गरीब अपने झुग्गी झोपड़ी अपने मकान में रह रहा है, क्योंकि वहाँ खुले खुले दूर दूर मकान बने हुए और उस चीज का बेनिफिट जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उन चीजों को ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ, जो मैं तो यही कहूंगा न्यूज़ के माध्यम से कि कांग्रेस को जो विभिन्न दल जो वहां जाके चुनाव लड़ते हैं या अपनी सरकार बनाने की उम्मीदें करते हैं, उन्हें भी आज फर्स्ट फ्रंट पे आगे खड़ा होना चाहिए और आवेदन और निवेदन भी करना चाहिए। सब नहीं, वो बात तो कह ही रही है ना डोगरा जी कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, एक साथ खड़े होने का वक्त है। आप बुलाइए सर्वदलीय बैठक, यही तो बात डोगरा जी कह रहे थे कि हम तैयार हैं, जहां पर जो सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, हम साथ खड़ेंगे, कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। वहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने भी और जब गृह मंत्री को उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई, ये नहीं है, और मुख्यमंत्री तो कई बार सर्वदलीय बैठक कर भी चुके हैं। मगर सर्वदलीय बैठक में आना और फिर वहां से निकलने के बाद घोषणाएं ना करना, अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में ना लगाना, वो भी चीजें देखनी पड़ेंगी और हमें उन्हें बतानी भी पड़ेगी। ठीक है, ये अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, एक बार इसका मैं जवाब जरूर लूंगा विजय डोगरा जी से। विजय डोगरा जी। मैं तो पहले करबद्ध प्रार्थना ये करूंगा मणिपुर की जनता से और उन फिरकाप्रस्त ताकतों से जो मणिपुर की शांति को बहाल करने में कहीं न कहीं कोई रोड़ा अटका रहे हैं, कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे जी। हम राजनीति नहीं करेंगे कि वहां जिन लोगों के परिवार उजड़ गए, जिन लोगों के घर उजड़ गए, उनके पर लाशों के ऊपर भी अगर हम राजनीति करेंगे कि ये कांग्रेस बीजेपी का मसला है या किसी और दल का मसला है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की, और कांग्रेस ये चाहती है कि मणिपुर में शांति बहाल हो,
मणिपुर के लोग जिस तरह से वहां भाईचारे के साथ रहते हैं वहां वो रहे। ये जो एक मुद्दा उठा है आरक्षण का, ये कितना बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप करे, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, सर्वदलीय बैठक वहां बुलाए, सभी नेताओं को बुला के एक मंच पे बिठा के दो टूक शब्दों में ये कहा जाए कि मणिपुर की शांति सबसे पहले उसकी बहाली की बात होगी, आरक्षण की बात उसके बाद होगी। जब हम इस तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे शांति बहाल ना की जा सके। जहां तक हम लोग कब तक अपनी सेनाओं के ऊपर हम लोग आश्रित हैं? हमारी अपनी पुलिस फोर्सेस हैं, CISF है, BSF है, ITBP है, ये लोग भी तो वहां काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी दुखद बात है कि हम लोग इतने दिन से ये जो हिंसा चल रही है, और हर रोज मैं सुन रहा था कि केंद्रीय मंत्री का वहां घर जलाया गया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ही जिन लोगों के घर वहां जले वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर आग की भेंट चढ़ा दिए जाए तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इसका विरोध करती है, और कांग्रेस उनसे भी जो अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना ये करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उन सब ने ये चाहा है कि वहां जो लोग हैं उनकी बात सरकार सुने, लेकिन वो हिंसा का रास्ता मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चल के बैठ के अपनी बात रखे सरकार के सामने, और सरकार उनकी बात को संजीदगी के साथ सुनने के बाद वहां शांति बहाली का काम करे। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन भटनागर साहब तो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बीजेपी की चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस आती है, बैठक में शामिल होती है, लेकिन वहां से बिना किसी सहमति के निकल जाती है। कार्यकर्ताओं को पार्टी के अपने कांग्रेस निर्देश नहीं देती सहयोग के। ये सीधे तौर पे भटनागर जी कह रहे थे अभी। आशीष जी, मैंने राहुल जी ट्वीट तो करें, ना तो उनके अध्यक्ष का ट्वीट तक, ना राहुल जी गए एक बार। मैं तो राहुल जी को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे ऐसे मसलों। हम लाशों पे राजनीति नहीं, तो क्या कर रहे हैं आप? उसकी अस्मिता को तोड़ने पे राजनीति नहीं करेंगे। हमारी सीधी बात ये कि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हमने आपके इस चैनल के माध्यम से, जो लाखों लोग आपका ये चैनल देखते हैं, उसके माध्यम से भी मैं करबद्ध प्रार्थना उन हिंसक गतिविधियां जारी करने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रदेश के संसाधनों को बचा के प्रदेश को विकास की गति में आगे ले जाने के लिए अपनी बात वो सत्यता से और निष्पक्ष होकर सरकार के समक्ष रखें और सरकार उसको सुने। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि वहां भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, उधर चीन की नजरें उधर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इस तरह की भौगोलिक परिस्थिति का जो प्रदेश है उसके अंदर शांति बहाली के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए, ना कि राजनीतिक द्वेष से कोई हमें बात कर। ठीक है, साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगा। लगातार मणिपुर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि वहां पर शांति जल्द से जल्द बहाल हो, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि भले ही गृह मंत्री मणिपुर में गए, वहां रुके, लेकिन जो कदम अभी तक उठाए गए वो शायद नाकाफ़ी हैं, इसीलिए अभी तक हिंसा पूरी तरह से काबू में नहीं आ पा रही। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है कि मणिपुर में कहीं ना कहीं अभी तक हिंसा जो हो रही है, इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या वाकई में जो आरक्षण की बात की जा रही है सिर्फ वही मुद्दा है, या कुछ लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर शांति बहाली हो? क्योंकि जिस तरह से मणिपुर बड़ा संवेदनशील एक इलाका आप कह सकते हैं, एक प्रांत कह सकते हैं, क्योंकि आसपास कई ऐसे देश हैं, और विशेष तौर पर हम जब चाइना की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र की सरकार को थोड़े और कड़े कदम और कड़े फैसले तुरंत ले लेने चाहिए, इंतज़ार करने की बजाय किसी स्थिति का?
ये बिल्कुल कड़े फैसले ले जाने चाहिए थे अब तक, क्योंकि 2 महीने होने वाले। 3 मई को एकता रैली से शुरुआत हुई थी, अब बताइए 3 जुलाई आने वाली है। तो इनको तो इतना लंबा हिंसा का कारण वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो गृह मंत्री जब गए थे, दोनों समुदायों के दलों को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया सर्वदलीय बैठक में? देखते हैं आप पीछे से क्या मतलब निर्णय दिए हैं। अगर कांग्रेस आपका सहयोग नहीं कर रही है तो अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी तो होंगी वहाँ पे, तो उनके साथ कोई इतना जल्दी एक्शन लेना चाहिए था कि इतना आपका भी नुकसान हो, गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो, और ये जो 2 समुदाय हैं इनका भी नुकसान ना हो। और फिर बताइए, गाड़ी जलाना, किसी की प्रॉपर्टी जला देना, दुकानें जला देना, इनसे कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। इनसे तो हिंसा ही हिंसा होगी। जो बात वो चाह रहे हैं उस बात पे बैठिए ना, जलाने से क्या होगा? आप जो बात चाह रहे हैं उसके मुद्दों को लेके आइए, हमारे मुख्यमंत्री के सामने रखिए, जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, और गृह मंत्री के सामने रखिए। और नहीं होता तो मोदी जी हमारे नहीं है अभिभावक के रूप में, वो आएंगे, वो कुछ करेंगे ऐसा। लेकिन इतनी लंबी बात नहीं खींचनी चाहिए थी इसको। तो इतना हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी, उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करनी चाहिए कि आप आइए और यहाँ पे कुछ ऐसा करिए जिससे यहाँ शांति बहाल हो। इससे ज्यादा तो नुकसान हो रहा है वहाँ पे। जितना उन्होंने वो बनाया, मणिपुर को अच्छा बनाने की कोशिश करी, उतना ही उन्होंने खराब कर दिया होगा। इतनी दुकानें जली, कितना नुकसान हुआ। सबका जुर्माना उन्हीं से लिया जाए जिन्होंने ये काम कराए। जैसे योगी जी पोस्टर लगवाते हैं ना गवर्नमेंट के, बड़े बड़े होर्डिंग पे लगवाते हैं, ऐसे पोस्टर लगाए जाए उन लोगों के और उनसे जुर्माना भुगता जाए। किसी की प्रॉपर्टी जला देना, किसी राज्य के सम्मान को एक ठेस पहुंचती है ऐसे कामों से। आप मणिपुर को इतना शांति प्रिय पहले कहा गया, होते तो रहे हैं, हिंसा इनकी होती रही है, लेकिन फिर भी शांति बहाने के लिए एक काम करना ही पड़ेगा। गृह मंत्री चाहे दोबारा आए, चाहे मुख्यमंत्री कुछ करें, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाने से पूरे राज्य का नुकसान कर रहे हैं आप। तो अब क्यों नहीं ये कांग्रेस के साथ सामने आती? उनको क्या लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना है? कांग्रेसी वैसे तो कहते हैं कि हम राज्य को बनाना, देश को बनाने वाले हैं और हम ये हैं, तो इस मौके पे साथ दें। या अगर बीजेपी के समर्थन में नहीं है तो अपने स्तर भी शांति बहाल कर लें। शांति होनी चाहिए तो किसी भी स्तर से हो। ठीक है, शांति होनी चाहिए चाहे किसी स्तर पे हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जो मणिपुर में हिंसा हो रही है वो कब रुकेगी, कब शांति की बहाली होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है। केंद्र की सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी तक शांति बहाली पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भटनागर साहब, सीधे आपके पास आऊंगा। एक और, भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, 370 जैसे बड़े फैसले लेता है, लेकिन दूसरी ओर अभी तक मणिपुर में हिंसा का ना रुकना बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। एक ऐसा देश ही बन चुका है जहां पे लोग यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो। मैं थोड़ा सवाल को और आगे थोड़ा बढ़ा दूं आपको, ये भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा वाले इस समय गायब हो गए मणिपुर को लेके। और आज 1 महीना, अगर आप कह रहे हैं आपके कहने से, मैं 1 महीना या 20 दिन तक कुछ जो भी हो गए उसको लेके बता दो कि भारत जोड़ो यात्रा वाले अब तक नजर नहीं आ रहे कि कहाँ चले गए। जोड़ने के नाम पे, वोट के नाम पे, तो राज्यों में चुनाव थे तो यात्राएं निकाली गई, लोकसभा चुनाव यात्राएं निकाली गई, आज वो गायब है। बिल्कुल वहां पे जो हिंसा चल रही है, कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंसा रुके। हिंसा रुकेगी तो जो पार्टी जो सरकार में है, केंद्र में है, उसकी बदनामी और बुराई कैसे होगी? उस चीज को लेके भी कांग्रेस काम कर रही है और उसके लिए कांग्रेस भी आगे नहीं आ रही। देखिए, जो राहुल जी बात बात पे ट्वीट करने वाले हैं, ऐसे लोग, ऐसे आदमी, आज ट्वीट भी गायब हो गया, चुप होकर बैठे हैं सारे, आज गायब है। क्यों? आज देश में एकता अखंडता की बात होनी चाहिए, भारत जोड़ने की बात होनी चाहिए, जातिगत जो हिंसा चल रही है उस पर बात होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस की बहुत बड़ी पार्टी के एक नेता हैं, अध्यक्ष हैं, आज वो भी खड़े हैं पीछे। क्योंकि क्यों? जब तक गांधी परिवार ऐलान या बात नहीं करेगा, ट्वीट नहीं करेगा, तब तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आवाज नहीं निकालेंगे। अब आपने जो कही अग्रवाल साहब
कि इन चीजों को लेकर देखिए सरकार बेहद ज्यादा गंभीर है। वहां पे चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसएफ हो, बीएसएफ हो, सबको लगा रखी है। अगर सरकार की मंशाएं नहीं होती तो हैंड टू हैंड जैसे बाय एयर भेजा गया, उतारा गया वहां पे इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए, वो चीजें नहीं करती। तो सरकार जो अपना काम बाखूबी कर रही है, एक नागरिक और विपक्ष के नाते भी जिन्हें काम करना चाहिए, उन्हें भी एक अच्छे दिल और अच्छी मंशाओं के साथ आगे आना चाहिए। वो भी चीज बहुत अहम जरूरी है। सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं बात कर, क्योंकि आपने यही अपने वक्तव्य में कहा ना कि राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। क्या राहुल गांधी के ट्वीट से हिंसा रुक जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो राहुल गांधी के ट्वीट से जहां बलात्कार राज्यों में हो रहे हैं वो भी नहीं रुके। राहुल गांधी के ट्वीट से राजस्थान में विभिन्न जगहों पे आप राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बार बार डिमांड कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी ट्वीट करें, या राहुल गांधी बोले या कांग्रेस बोले। क्या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मीडिया को राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखाने का बहुत शौक है। नहीं, मीडिया को ट्वीट दिखाने का शौक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं को ये शौक है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। डोगरा जी जवाब दीजिए आप। मीडिया रखती है। डोगरा जी जवाब दीजिए, क्यों ट्वीट नहीं किया अभी तक? भटनागर साहब को चिंता है राहुल गांधी के ट्वीट की। जब सोच ही राहुल गांधी के यहाँ सवाल, मेरे को आपने इनवाइट किया, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। आपने मुझे कहा मुझे गांधी परिवार से इजाजत लेने के लिए थोड़ी नहीं जाना पड़ा। मुझे गांधी परिवार ने ही मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रवक्ता अगर बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं कोई अगर वक्तव्य दूं तो मैं जिम्मेवारी के साथ जी। इसमें हिंसा मणिपुर में हो रही है, राग भारत जोड़ो का लापा जा रहा है। इनके पास तो इतने इतने दिग्गज हैं, कहते यूपी साफ कर दिया है। जोगी जी का फार्मूला लगा लेते, जोगी जी को लाते वहां और बिठाते उनको कि ये हिंसा हो रही है, हिंसा को खत्म करें। सवाल यहाँ राजनीति का नहीं था। भटनागर साहब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर गए आप। हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी है। ये कांग्रेस का सीधा मूल मंत्र है कि प्रदेशों में, देश में सौहार्द बना रहे, शांति बना रहे, ये कांग्रेस चाहती है। ये कांग्रेस का मूल मंत्र है और हम नहीं चाह रहे हैं कि हम इसको किसी और आंकड़े के साथ जोड़े। राहुल गांधी जी अगर राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी एक बचे हुए लीडर है और वो ये चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। मेरा एक ही मकसद था। मैंने पहली बार मैंने ये कहा जब ये डिबेट शुरू हुआ, आशीष अग्रवाल जी आप इससे सहमत होंगे, मैंने ये कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी पार्टी को बैठा के एक रणनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक ठोस रणनीति बनाते और उस ठोस रणनीति के तहत हर विपक्षी दल को ये कहते कि अपने अपने वहां दलों को ये कहें कि वहां शांति बहाल करने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। ये तो काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी उन षड्यंत्रकारियों से निवेदन करती है कि प्रदेश को इस आगजनी से बचाएं, प्रदेश में शांति बहाली के रास्तों को तलाशने के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। वहां आगजनी के साथ कुछ होने वाला नहीं है। इन ताकतों के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को अगर कोई ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं, हमें लोगों को कड़ी रणनीति भी बनानी पड़ती है, तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर बनाए। कांग्रेस उनके साथ, कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश की अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस वहां हर संभव अपने कार्यकर्ताओं, हमारे जो नेता हैं, उनको ये कह रही है कि वहां सबसे निवेदन करें और इस तरह की जो घटनाक्रम घट रहा है उससे ये निजात पाए। ठीक है, लेकिन डोगरा जी, प्रदीप भटनागर जी तो ये कह रहे हैं कि हमने बुलवाया था सर्वदलीय बैठक में, लेकिन वहां पर कोई कांग्रेस ने सकारात्मक भूमिका दिखाई नहीं, कोई ऐसी भूमिका सकारात्मक निभाई नहीं। आपने वहां बैठक के बाद कोई संदेश ही नहीं दिया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये बात ही तो कह रहे हैं भटनागर साहब। जितनी काशीसी मुझे जानकारी है, जितना मैं समझ पाया, कांग्रेस के लोग पहले दिन से
इसके ऊपर चिंता ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो इस घटनाक्रम से वो स्वयं भी द्रवित है। इस तरह की घटना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल को कांग्रेस की सरकार हो, क्या हम लोग यही उठापटक खेलते रहेंगे एक दूसरी सरकार को डिस्टेबल करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए? हम लोगों को सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह का खेल नहीं खेलना है। हम लोग मैंडेट के लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जिसको मतदाता अपना हक देते हैं वो सरकार चलाता है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका पक्ष के लोगों के सौहार्द और सकारात्मक रवैये के साथ चलती है। अब आप एक किस्सा आप देखिए, राहुल गांधी जी अपनी बात स्पष्ट करने के लिए संसद में कोई बात करना चाहते थे तो वहां नहीं बोले। अगर इस तरह की हम लोग द्वेष बोलने देते उनको, हो सकता है वो अपनी बात को स्पष्ट कर जाते, अपनी बात को बता पाते, फिर भी अगर केंद्र सरकार को लगता कि वो दोषी हैं तो उनको सजा देते। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ भटनागर साहब, हम लोग क्योंकि जिम्मेदार एक प्रवक्ता है, हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि पार्टियां तो सरकारें आती जाती रहती, लेकिन देश एकजुट रहना चाहिए, इसकी हमें कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, लगातार मणिपुर के ऊपर आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि मणिपुर में हिंसा क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही है और केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कैसे वहां पर हिंसा और बढ़ रही है। साधना शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। अभी जो ये खबर हमने ब्रेक की, इसमें 5 अलग अलग घटनाओं का जिक्र है। बीती रात से जुड़े ये मामले बताए जा रहे हैं। पुलिस थाने के ऊपर भीड़ हमला बोल रही है, बीजेपी ऑफिस, एक विधायक और महिला नेता के घर को निशाना बनाया जा रहा है। ये चल क्या रहा है मणिपुर में? क्या आपको इन 5 घटनाओं को देखने के बावजूद भी लगता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं सरकार के द्वारा? नहीं, ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया है। जब शस्त्र छीन लिए जाएं, इससे ज्यादा तो कोई गंभीर मामला हो ही नहीं सकता। अब तो वहाँ की सिर्फ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरा उपचार वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी खराब कंडीशन हो रखी है। जो बेचारे महिला विधायक पे भी हमला हुआ है, महिला नेता पे, और शस्त्र छीन लिए गए, उनके हथियार छीन लिए गए हैं पुलिस के, और कोशिश की गई, हालांकि सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। अच्छा जी। तो फिर कोशिश तो करिए, कभी दोबारा कामयाब हो सकती है कोशिश तो करिए, ये तो बहुत बड़ा वो है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए वहाँ पे, तब शायद मामला काबू में आ जाए, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक लग रही है, गंभीर लग रही है बहुत। तो होना चाहिए कि थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। अगर मुख्यमंत्री के हाथ में होता तो अभी तक कर लेते, मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे, और वहाँ थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तब थोड़े दिन करके खोला जाए, तब स्थिति शायद काबू में आ जाएगी। लेकिन जैसे हालात मैं ब्रेकिंग न्यूज में सुन रही थी वो बहुत गंभीर हैं, इस पे तो ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे काम नहीं चलेगा, हालात गंभीर हैं। भटनागर साहब के पास जाने से पहले डोगरा जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप केंद्र में विपक्ष में हो और आमतौर पर जब भी कोई इस तरह की स्थिति आती है और राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो कई बार विपक्ष के इस तरह के आरोप होते हैं कि केंद्र सरकार ने शायद इंटेंशनली इसको लागू करने की कोशिश की या लागू करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है इन हालातों के ऊपर? जो बात साधना शर्मा जी ने कही कि मुख्यमंत्री नहीं लग रहा कि स्थिति संभाल पाएंगे वहां पर। अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस बात को लेके, अगर अभी तक, क्योंकि 45 दिन हो गए, 45 दिन का बहुत लंबा समय होता है, यह घोषित युद्ध जैसी कंडीशन, वहां एक युद्ध चला हुआ और हम युद्ध को टाल नहीं रहे। आज हालत है कि मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं मैं मन की बात करूंगा तो हर बात ठीक हो गई। उन्होंने भी मन की बात, जब कोरोना काल था तो उन्होंने कहा कि इस बीमारी को भगाने के लिए थाली बजाओ, थाली भी नहीं बजवा सकते। आज जरूरत ये है
कि अगर अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, अगर वो इन हालातों में नहीं है कि वो इस प्रदेश को इस इतनी बड़ी हिंसा से बचा सके, अगर वो राष्ट्रपति शासन लगा के अगर इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, तो हम लोगों को ये फैसले लेने चाहिए। और इन फैसलों का कोई, कि हमें प्रदेश की अस्मिता को बचाने का सवाल है, यहाँ राजनीति का सवाल नहीं। अगर राष्ट्रपति शासन लगा के अगर उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाना भी कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति शासन लगाकर अंकुश लगाया जा सकता है ऐसी हिंसा पर, तो तुरंत लगाना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है। भटनागर साहब, आपके पास आऊँगा। आपको शायद ध्यान होगा कि जब छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आती थी कि आज नक्सल अटैक हो गया, हथियार छीन लिए गए किसी सुरक्षा बलों पर हमला करके, ये तो वैसी बिल्कुल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं मणिपुर से। 15 वर्ष आप जिसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने उसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करी है और हद तक उसको लगाम भी लगाई गई है, जो कि हमने सरकार जाने के बाद फिर अलगावादियों और उग्रवादियों उनको देखा, हमने नक्सलवादियों को देखा हमने। देखिए, मेरे मित्र कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति कर भी रहे हैं बैठ के। अभी इन्होंने देखो कोविड को बीच में लिया है, कोविड में ये वही लोग हैं, तो ये बीजेपी की जो कहते थे ये जो वैक्सीन है बीजेपी की है। क्या आप राजनीति यहाँ बैठ के नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं आप? अगर वक्तव्य राजनीति के नहीं है तो ये बीच में जो आपने कोविड को बीच में लिया है, तो मुझे बताइए कि आपके कौन से बड़े नेता ने ऐलान करा हो कि भैया कोविड का इंजेक्शन देश के प्रति समर्पित है और आप इसे लगवाइए, ठीक रहेंगे? क्या आपने मीडिया के माध्यम से किसी के मारे जागरूकता फैलाने की कोशिश करी? नहीं करी। मुझे आज भी याद है 84 के दंगे कि 2 महीने से ऊपर तक चले थे, और क्या कहा था राजीव जी ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और आप यहाँ बैठ के उदाहरण दे रहे हैं मेरे को मणिपुर का, एकजुटता फलाना जुटता। ये आपको चीजें समझनी चाहिए कि आप राजनीति भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं बार बार। एक जगह सवन में बोलिए, राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है, अब ना सांसद हैं। मैंने जो ट्वीट के बारे में बोला, क्योंकि एक ट्वीट उनके जो है ना लोग बड़ी आसानी से या बड़े मीडिया उत्साह से लेती, वही मुद्दा मिल गया है, तो मैं ट्वीट के बारे में बोला, तो इसलिए बोला मैंने। इस भारतवर्ष में राहुल गांधी का तो कोई महत्व नहीं है इस देश को विकास से आगे लाने में। जिन शहीदों ने जो देश के प्रति समर्पण और समर्पित हो गए, उनका हाथ है जिन्हें हम याद भी नहीं करते। इस देश को बनाने में राहुल गांधी का कोई काम नहीं है, ना कुछ किया उन्होंने। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन से समस्या का समाधान नहीं है। वहाँ भारतीय फौज भी काम कर रही है, जितने रिजर्व बल हैं हमारे वो भी काम कर रहे हैं। अगर हिंसा गोली चलाने से हो जा रुकती है तो वहां बहुत ज्यादा मरेंगे, और ऐसा नहीं है देखते गोली मारेगा आदेश भी वहां पे दिए गए, और फौज ने, हमारी रिजर्व फोर्स ने गोली भी चलाई। मगर शांति की अपील, बैठना, क्योंकि दो समुदाय का झगड़ा आज से नहीं बहुत लंबे वर्ष से चला आ रहा है, और जो सरकारें बैठी उन्होंने उस पर काम भी करा है। मगर कहीं इसमें अब कांग्रेस की मंशाएं दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसको भड़काने का काम तो नहीं कर रही है, इसकी जांच चल रही है, और जांच बहुत जल्दी सामने आएगी कि इसमें राजनीतिक द्वेष तो नहीं चल रहा है इसके बीच में, इसको भी विशेष रूप से जांचा जा रहा है। और जब सामने जांच आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है डोगरा साहब, जवाब दे दीजिए सीधे तौर पर। भटनागर जी तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस भड़काने का काम तो नहीं कर रही है शायद। इनकी भटनागर साहब ने कहा कि राहुल गांधी न सांसद है न बड़े नेता है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं इस देश के। सांसद होके ही हम लोग न एमएलए हैं न सांसद है, हम प्रवक्ता हैं पार्टी के। हम जिस मुख से जो बात कर रहे हैं वो पार्टी लाइन पे हम बात कर रहे हैं, और जो बात हमने कह दी पार्टी उसको स्वीकार करती। हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ चैनलों पे बैठ के बात करते हैं आप लोग। मैंने कोरोना की बात इसलिए नहीं की, मैंने ये कहा कि अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री
अगर हर मन की बात के माध्यम से किसी बात को सुलझा सकते हैं, कोई संदेश दे सकते हैं, तो दे देते। मैंने ये कहा। रही बात कोरोना काल की, कोरोना काल में घंटी बजाओ या थाली बजाओ, वो मैंने इसलिए नहीं कहा कि मुझे इससे मणिपुर के साथ जोड़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बड़े नेता नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और वो सांसद हो ना हो, लेकिन वो हमारे नेता हैं, तो नेता रहेंगे। रही बात उनके ट्विटर की, भटनागर साहब, हमने बड़े साफ शब्दों में कहा है, और ये पार्टी लाइन है जिसपे मैं बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और जहां आपकी सरकार के लोग हमारे लोगों को बिठाएंगे, वहां लोग हमारे संदेश ही नहीं देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलके भी चले। आज जरूरत इस बात की है कि जितना नुकसान वहां पे हुआ है, ये पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों में जब एक बार जमीन खिसकती है, उसको बनाने के लिए सदियां लग जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को इन पहाड़ी जो राज्य है, इनमें अगर इस तरह का घटनाक्रम घटा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर, कांग्रेस इसके खिलाफ है। जो लोग वहां दंगा फसाद कर रहे हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ है, और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि कांग्रेस विनम्र प्रार्थना सबसे ये करना चाहती है कि हम इस प्रदेश को बचाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए सभी एक मंच पे आए और सरकार उनकी बात सुने। लगता है आरक्षण दिया जा सकता है तो दे, नहीं लगता है तो ना दे, लेकिन प्रदेश को तोड़ने का जिम्मा, प्रदेश को तोड़ने के कगार पर अगर उनके साथ बात करती है तो ये बात नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को सजा मिले। ठीक है भटनागर साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे साधना जी के पास जाना है, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। साधना जी, भटनागर जी तो सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं, या यूं कह लीजिए सवाल भी उठा रहे हैं कि शायद कहीं कांग्रेस ही तो नहीं इस हिंसा को भड़काने या बढ़ाने का काम कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इस हिंसा के पीछे कोई इतनी बड़ी राजनीति हो सकती है जिसको अभी तक केंद्र की सरकार, इंटेलिजेंस, सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, प्रशासन समझ नहीं पा रहे, और जो बात भटनागर जी को समझ आ रही है यहाँ बैठकर? जी, ये वो बिल्कुल पक्का तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कोई ना कोई साजिश तो वहाँ पे है ही है। जो एक महीने से जो वारदातें हो रही हैं वो काबू में नहीं आ पा रही हैं, तो कोई ना कोई साजिश तो है। पुलिस प्रशासन, आर्मी सभी लगी हुई है वहाँ पे। तो ऐसी कौन सी साजिश इनके अंदर घुसी हुई है? या तो आपस का ही इनका है, जाति समुदायों का, या फिर कोई पार्टी भी लगी हो सकती है। कोई ना कोई बात तो है ही जो कंट्रोल में नहीं आ रही स्थिति। और जहाँ तक वो अभी कोविड की भी बात कर रहे थे, फिर ये भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती बेशक हो गई, लेकिन जिस तरह से उन्हें पूरी छूट मिलनी चाहिए एक्शन लेने के लिए, वो उतनी नहीं है। इसी वजह से भीड़ हमलावर है अभी भी। जो बात भटनागर साहब कह रहे थे कि देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, तो ये भीड़ कैसे एकत्रित हो रही है, कैसे पुलिस थाने पर हमला कर रही है, कैसे विधायक के घर, महिला नेता के घर को निशाने बना रही है? कहाँ गए वो आदेश? ये दोनों जो समुदाय हैं, इन्हीं में से ही हैं लोग। ये वो हो सकता है वो किसी पार्टी से जुड़ गया हो, लेकिन ये जो दोनों समुदाय के जो नेता हैं, यही लोग करवा रहे हैं। इसमें चाहे मैथी का हो या दूसरा नागर कुकी का हो, ये लोग वैसे खूंखार तो होते हैं नागर कुकी वाले। चलिए तो ठीक है, मैं आऊंगा, आपके पास वक्त का अभाव है। भटनागर साहब, 1 मिनट में मैं चाहूंगा आप अपनी बात को फाइनल कमेंट के तौर पे कंक्लूड कीजिए, क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है अब मेरे पास। जी, मैं तो आपके माध्यम से सब जो दूसरे बच्चे मणिपुर वाले लोग, परिवार जितने भी हैं, मैं तो ये निवेदन करूंगा कि देश में शांति बना के रखें, कांग्रेस के चाल चलित पे ना जाए, और देश में जो शांति बनी है उसे बनाए रखिए। मैं तो ये निवेदन करूंगा आपको चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।